हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सिरवाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि देश में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, जिस वजह से कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी और मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया हूँ। लेकिन दोस्तों, आज से आपके मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। पढ़ते रहिए आप सिरवाल एजुकेशन और मेरे साथ। मैं एक बार फिर से प्रवीण सिरवाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। दोस्तों, 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जहां से कि भारतीयों में देशभक्ति की भावना उज्जवल होती है। 1857 की क्रांति के अगर स्वरूप की हम अगर बात करें तो इसके विभिन्न रूप, विभिन्न स्वरूप, विभिन्न प्रकार कहे जा सकते हैं। क्योंकि इतिहासकार इसे विभिन्न नामों से जानते हैं। कुछ इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसे एकमात्र राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। इस वजह से हम इसे पढ़ेंगे कि इसमें किस इतिहासकार के किस प्रकार के मत हैं, क्योंकि सभी इतिहासकारों के अपने भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 1857 की क्रांति के समय जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं वो पामस्टन होते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होते हैं, जो कि 1856 में डलहौजी के बाद भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय होते हैं, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह को दबाने के लिए एक सेनापति नियुक्त किए जाते हैं, जो कि सारे उत्तरी जो भारत होता है उसमें विद्रोह को दबाने का कार्य करते हैं। विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कैंपबेल होते हैं और इस विद्रोह का जो प्रतीक होता है वो कमल रोटी विद्रोह का प्रतीक रखते हैं वो लोग। ये थे दोस्तों 1857 की क्रांति के विषय में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 1857 की क्रांति का स्वरूप किस प्रकार था। स्वरूप की अगर हम बात करें तो एक अंग्रेजी इतिहासकार होते हैं सर जॉन लॉरेंस। ये 1857 का जो विद्रोह होता है, जो ये क्रांति होती है, इसे एक सैनिक विद्रोह कहते हैं। कि जो 1857 की क्रांति था वो एक सैनिक विद्रोह था। वीर सावरकर जी कहते हैं कि 1857 की क्रांति जो हुई थी वह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। एक दूसरे अंग्रेजी इतिहासकार होते हैं डिज़रायली, ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, जो भारतीयों ने विद्रोह का रूप लिया। भारतीय इतिहासकार आर.बी. मजूमदार कहते हैं कि यह न तो राष्ट्रीय आंदोलन था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये था दोस्तों 1857 की क्रांति का स्वरूप, जिसमें विभिन्न इतिहासकारों के हमने देखा है कि अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग कथन होते हैं। सब इतिहासकार इस क्रांति के बारे में अपने भिन्न भिन्न मत रखते हैं और यही कारण है कि 1857 की क्रांति के विषय में विभिन्न इतिहासकारों के अपने अपने भिन्न भिन्न मत होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 1857 की वे कौन से कारण थे जिसके कारण यह एक विद्रोह का रूप ले लेता है, एक क्रांति का रूप ले लेता है। तो ये है दोस्तों 1857 की क्रांति के कारण, जिनमें हम देखेंगे सबसे पहले कि आर्थिक कारण, दूसरा हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण, तीसरा हम देखेंगे सामाजिक कारण, चौथा हम देखेंगे धार्मिक कारण, पांचवा हम देखेंगे सैनिक कारण। इन सब के अतिरिक्त एक और कारण होता है तत्कालिक कारण।
तत्कालिक कारण। सैनिक कारण नंबर 6वें में आता है तत्कालिक कारण। तो इन कारणों को हम 1857 की क्रांति के जो कारण हैं, इन कारणों को हम सीरियल वाइज एक एक करके पढ़ेंगे, जिनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 1857 की क्रांति के जो कारण हैं, हमने सबसे पहले देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में हम देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और स्थापित होती है, तो ये सबसे पहले भारत में स्थापित होने के बाद भारतीय कृषि का क्या कर लेती है, वाणिज्यकरण कर लेती है। और वाणिज्यकरण से जो भारतीय कृषि का जो कच्चा माल है उसे क्या करती है, बाहरी बाजारों में बेचती है, जिस कारण से भारतीय कृषि क्या हो जाती है, धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। इसको अगर हम देखें तो भारतीय कृषि के वाणिज्यकरण से कंपनी भारतीय किसानों को वही फसल उगाने को मजबूर करते थे जिनका बाहरी बाजारों में, विदेशी बाजारों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता था, जिससे भारत की परंपरागत कृषि धीरे धीरे करके लुप्त हो जाती है और भारत में अकाल, भूखमरी, जैसी स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इन सबके अतिरिक्त कंपनी भारत में या भारतीय किसानों पर करों में वृद्धि कर देती है और कृषि के वाणिज्यकरण के फलस्वरूप उद्योगों का पतन हो जाता है। यही कारण होता है कि लोगों में कंपनी के प्रति आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में हम देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और भारत में आकर स्थापित होती है, तो जब भारत में आती है उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र व्यापारिक कंपनी होती है जो गवर्नर जनरल वेलेजली के काल में क्या हो जाती है, एक राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापित हो जाती है। वेलेजली के काल में एक राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापित हो जाती है। और जब वेलेजली के बाद भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी बनते हैं, तो डलहौजी क्या करते हैं कि वेलेजली की नीतियों को बरकरार रखते हैं, यानी कि जो डलहौजी की जो नीतियां होती हैं वो विस्तारवादी नीतियां होती हैं और डलहौजी वेलेजली की विस्तारवादी नीतियों को कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी नीतियों को जारी रखते हैं और इसे आगे चलकर अपने काल में फॉलो करते हैं। और तब देखते हैं हम कि डलहौजी विभिन्न भारतीय रियासतों को, विभिन्न भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश इंडिया में मिला देते हैं। और इन सब के अतिरिक्त एक और कारण ये होता है कि डलहौजी भारतीय जो राजा होते हैं उनकी पेंशन को समाप्त कर देते हैं और यहाँ तक कि मुगल सम्राट का जो पद होता था, मुगल सम्राट का जो शासन होता था, मुगल सम्राट के पद को समाप्त करने पर भी विचार किया गया। इसके बाद हम देखेंगे सैनिक कारण। सैनिक कारणों में हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात या दोनों का जो अनुपात था 5:1 के रूप में लिया जाता है, जिनमें एक सैनिक ब्रिटिश हुआ करता था और 5 सैनिक भारतीय हुआ करता था। भारतीयों का अनुपात अधिक होने के बाद भी भारतीयों के साथ कई स्तरों पर भेदभाव किया जाता था, जैसे कि वर्दी के मामले में, खाने के मामले में और वेतन के मामले में। वेतन की अगर हम बात करें तो उस समय भारतीय सैनिकों का जो वेतन था वह 7 रुपये दिया जाता था और ब्रिटिश सैनिकों का वेतन 21 रुपये दिया जाता था। यानी कि सीधा अगर हम देखें तो भारतीय सैनिकों का जो वेतन था ब्रिटिश सैनिकों के वेतन से टोटल 3 गुना कम था, यानी 3 गुना अधिक जो वेतन है और ब्रिटिश सैनिकों को दिया जाता था। लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना ये भी है कि 1854 में एक अधिनियम होता है, डाकघर अधिनियम।
डाकघर अधिनियम का जो महत्व था वो ये था कि भारतीय सैनिकों को इसके तहत जो चिट्ठी होती है, चिट्ठी घर भेजने को फ्री सेवा दी जाती थी। किंतु 1857 की क्रांति के समय इस अधिकार को, इस अधिनियम को समाप्त कर दिया जाता है, जिसके कारण सैनिकों में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारणों में हम देखें तो उस समय भारतीय सेना में एक, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश सेना में एक ब्राउन बेस बंदूक हुआ करती थी, जिसे दिसंबर 1856 में भारतीय सेना से क्या कर लिया गया, हटा ली जाती है और इसके स्थान पर एक इनफील्ड राइफल भारतीय सेना में शामिल कर दी जाती है। किंतु जब आगे जाकर पता चलता है कि उस इनफील्ड राइफल में जो गोली यूज़ होती है उसमें गाय तथा सूअर के मांस का यूज़ किया जाता था, जिसके कारण से सैनिकों में आक्रोश फैल जाता है और यह बात धीरे धीरे उत्तर भारत में फैल जाता है और यहीं से जो 1857 की क्रांति का प्रारंभिक स्वरूप भी शुरू होता है। प्रारंभिक स्वरूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले यह बात कि जो इनफील्ड राइफल में जो गोली यूज होती है उसमें चर्बीदार गोली यूज होती थी, यह बात सर्वप्रथम जनवरी 1857 में दमदम में फैलती है। फरवरी 1857 में बरहामपुर में फैल जाती है और 29 मार्च 1857 में यह बात बैरकपुर छावनी परिषद में फैल जाती है। दमदम में चूंकि ये तीनों जो क्षेत्र हैं वो वेस्ट बंगाल में पड़ते थे, पश्चिम बंगाल में पड़ते थे, बैरकपुर छावनी परिषद में जब यह बात पता चलती है तो बैरकपुर छावनी परिषद में 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही होते हैं मंगल पांडे। तो मंगल पांडे इस बंदूक को, इस चर्बीदार बंदूक को यूज करने से इनकार कर देते हैं और इसके विरोध में दो अंग्रेजी अधिकारियों को गोली चलाकर घायल कर देते हैं। इन अंग्रेजी अधिकारियों में जनरल बाग और सार्जेंट ह्यूसन होते हैं। और इनको घायल करने के बाद कंपनी या अंग्रेज मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लेते हैं और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद यह बात मेरठपुर छावनी परिषद में फैल जाती है। और यहीं से इसका वास्तविक स्वरूप जो 1857 की क्रांति थी या विद्रोह था, जो भी था, उसका वास्तविक स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। वास्तविक स्वरूप में अगर हम देखें तो 10 मई 1857 में यह बात मेरठ छावनी परिषद में फैल जाती है और मेरठ छावनी परिषद में जो भारतीय सिपाही होते हैं वो वहाँ पर धावा बोल देते हैं और वहाँ के शस्त्रागार को लूटकर तथा वहाँ पर जो भारतीय सिपाही होते हैं उनको छुड़ाकर दिल्ली की ओर कूच कर देते हैं। 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं और
12 मई को ये दिल्ली पर अधिकार कर देते हैं। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को अपने या बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय तो वो क्या चुन लेते हैं, अपना नेता चुन लेते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, काफ़ी बुजुर्ग नेता होते हैं, यानी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या वरिष्ठतम व्यक्ति होते हैं, जिस कारण से इनका जो मेन नेतृत्व होता है, नेता का जो नेतृत्व होता है वह बहादुर शाह का सेनापति बख्त खां करते हैं। किंतु 1857 की क्रांति समाप्त होने से पहले अंग्रेज यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पुनः अपना अधिकार कर लेते हैं। अंग्रेज पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ये था दोस्तों 1857 की क्रांति के विभिन्न कारण, जिस कारण से 1857 का जो विद्रोह होता है, जो राष्ट्रीय विद्रोह होता है, एक सैनिक विद्रोह होता है, उसका बिल्कुल बच जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति का जो विस्तार है, क्योंकि हमें पता है कि 1857 की क्रांति का जो विस्तार है वो पूरे उत्तरी भारत में फैल चुका था। इसके बाद हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति का विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ है, इसे हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों 1857 की क्रांति के विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका विस्तार जो उत्तरी भारतीय क्षेत्र में हुआ है उसका देखेंगे हम कि किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है, कहाँ किसने नेतृत्व किया है और किसने दमन किया है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जब 1912 में दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, वहाँ पर बहादुर शाह जफर को अपना सेनापति नियुक्त कर लेते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से भी इनको जानते हैं। यहाँ पर विद्रोह का दमन हडसन और निकोलसन करते हैं, और जो बहादुर शाह द्वितीय होते हैं उनकी मृत्यु 1862 में रंगून में मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद दिल्ली का नेतृत्व उनके सेनापति बख्त खां करते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति का जो विस्तार लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यहाँ पर जो दमन करते हैं कैंपवेल करते हैं, जो इस नेतृत्व को जो शांत करते हैं, विद्रोह को दबाने का कार्य कैंपवेल करते हैं। और बेगम हजरत महल जब विद्रोह थम जाता है उसके बाद नेपाल को भाग जाती हैं या नेपाल को चली जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब करते हैं, और यहाँ पर भी दमन कैंपवेल करते हैं। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होते हैं और अंतिम मराठा पेशवा होते हैं। इसके बाद ग्वालियर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे करते हैं। दोस्तों तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग होता है। यहाँ पर भी 1857 की क्रांति का जो दमन होता है, दमन का कार्य, शांत विद्रोह को दबाने का कार्य कैंपवेल द्वारा किया जाता है। और जो तात्या टोपे होते हैं, तात्या टोपे को 8 अप्रैल 1857 में उनके मित्र मान सिंह द्वारा जब उनकी जानकारी क्योंकि वो भाग चुके थे, इसलिए उनके छुपे होने की जानकारी उनके मित्र मान सिंह देते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर विद्रोह का दमन ह्यूसेन द्वारा किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई गंगाधरराव की विधवा होती हैं और अपने दत्तक पुत्र के लिए संघर्ष करती हैं, क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं उनके पुत्र को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं, और यही कारण होती है कि रानी लक्ष्मीबाई जी अपने पुत्र के लिए संघर्ष करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह जी करते हैं, और यहाँ पर विद्रोह का दमन विलियम टेलर द्वारा किया जाता है। बाबू कुंवर सिंह जी एक ऐसे शासक होते हैं, एक ऐसे राजा होते हैं जो सर्वाधिक विजय प्राप्त करता होते हैं, और ये बिहार में, लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी आकर अंग्रेजों को धूल चढ़ा देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली जी करते हैं, और यहाँ पर विद्रोह का दमन जनरल मील द्वारा किया जाता है। इसके बाद बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान करते हैं, और कैंपवेल यहाँ पर
क्या करते हैं, विद्रोह का दमन कर देते हैं। तो ये था दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके कुछ टॉपिक अभी बच चुके हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए हैं, क्या उसके परिणाम हुए, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।